हेलो, वेलकम टू एपीएससी गुरु। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेडिएवल इंडिया। ये जो काल है, दिल्ली सल्तनत का जो काल है, ये 1206 से नॉर्मली 1526 तक वी स्टडी द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन 1206 जब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सल्तनत का पावर आया, दिल्ली सल्तनत आया, उससे पहले कुछ बिल्डअप्स हुआ दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनत। वो हमें देखना होगा। आज की क्लास में हम बेसिकली वही देखेंगे। लेकिन सल्तनत एज ए होल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई थिंक उसका एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज। तो पहले तो हम बिल्डअप देखेंगे कैसे 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता। कासिम इन्वेजन ऑफ सिंध, ये हम देखेंगे आज की क्लास में। आज ही क्लास में हम देखेंगे महमूद ऑफ गजनी का भारत आक्रमण। हम लोग एक इंटेलेक्चुअल के बारे में जानेंगे आज, अल बिरूनी। हम लोग गोरी के इन्वेशन के बारे में जानेंगे, गोरी, और कैसे गोरी के आक्रमण के बाद एक विशाल साम्राज्य का गठन हुआ। लेकिन गोरी बहुत ज़्यादा दिन इधर टिक नहीं पाया। ऑन हिज रिटर्न उसका असैसिनेशन हो गया। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया का जो एम्पायर था, इसको लेके एक राइवलरी शुरू हुआ उसके सक्सेसर्स के बीच, और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक became victorious and established the Delhi सल्तनत। उसके बाद हम लोग इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। हम लोग रजिया सुल्ताना को पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड द ओनली वुमन रूलर ऑफ द सल्तनत। हम गयासुद्दीन बलबन को पढ़ेंगे, बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ेंगे, ब्लड एंड आयरन की क्या पॉलिसी है उसकी, हाँ, जिल इलाही जो बोलते हैं, फिर ब्लड एंड आयरन, जिल इलाही, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम पढ़ेंगे कि बलबन के सक्सेसर्स को हटा के नॉन टर्क खलजियों ने अपना शासन स्थापित किया। तो इसको हम खलजी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जलालुद्दीन खलजी ने किया था खलजी रिवॉल्यूशन। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी को पढ़ेंगे, उसका रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, उसका कुछ पॉलिसीज है, मार्केट कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। खलजी इसको रिप्लेस किया तुगलक्स ने। तुगलक में हम लोग सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका स्कीम्स जो एक्सपेरिमेंट्स है वो लोग हम वही हम पढ़ेंगे। तुगलक के बाद सैयद लोगों का एक ब्रीफ पीरियड रहा, एंड देन लास्टली लोधीज, जिनको रिप्लेस करके बाबर ने मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया। दैट इज द स्कीम मोर और लेस सल्तनत पीरियड का। हम लोग मुगल भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा जो प्लान है, और टुडेज प्लान आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, हम लोग कासिम इन्वेशन ऑफ सिंध पढ़ेंगे, महमूद गजनी, गोरी, अल बिरूनी, ये सब पढ़ेंगे। वो जो बिल्डअप था, कैसे बिल्डअप हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिशमेंट हो गया। वो दैट कांट बी द केस, ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता। हिस्टोरिकल चेंजेस आर मोस्टली ग्रेजुअल चेंजेस। तो let's get started with Qasim's invasion of Sindh.
हमें जानना होगा कब, when 712 AD, कहाँ, सिंध, क्यों, इसके बारे में आपको यू नीड टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। देखिए, श्रीलंका में कुछ अरब ट्रेडर्स थे, वहां पे कुछ अरब ट्रेडर्स की मृत्यु हो गई, some Arab traders died there। तो द रूलर ऑफ श्रीलंका डिसाइडेड कि डेड बॉडी के साथ हम लोग कुछ प्रेजेंट्स में भेजेंगे, उनकी महिलाएं भी थी, तो एक शिप में उन लोगों को भेज दिया टुवर्ड्स द रीजन ऑफ अरब। व्हाट हैपेंड नियर द रीजन ऑफ सिंध, समुद्र में, अरेबियन सी के पास, सिंध के आसपास समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। नाउ व्हाट हैपेंड, द गवर्नर ऑफ इराक, इराक का जो गवर्नर है हिजाज, नॉट इम्पोर्टेंट, नाम जानना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, he demanded compensation for this act। उसने कहा कि as this incident took place in the territories of the ruler of Sindh who was, ये नाम आपको पता होना चाहिए, दाहिर, therefore he should compensate for the same। ठीक है, दाहिर outrightly rejected, बोला कि these are sea pirates, हम लोगों की बस के बात नहीं है, they are out of control and as such there is nothing to demand compensation from me। he denied कि compensation हम नहीं देंगे। Hejaz was adamant, उसने क्या किया कि sent his son-in-law कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, कि आप यू टैकल सिंध, सिंध को देख लो आप। दिस लेड टू इन्वेशन ऑफ सिंध। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वाज दिस द सोल रीजन बिहाइंड इन्वेशन ऑफ सिंध? आई थिंक द आंसर इज रिसाउंडिंग नो, नहीं। ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुके थे ये लोग सिंध को इन्वेट करने का, दे कुड नॉट सक्सीड। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो जो समुद्री लुटेरे थे, उसने एक अपॉर्चुनिटी दिया, उसने इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। वो लोग पहले से ही ट्राई कर रहे थे कि सिंध पे आक्रमण करें, लेकिन क्या सिर्फ ही एक्सटर्नल फैक्टर इसके पीछे था? द आंसर इज अगेन नो। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या था? देखिए, सिंध में एक जाति थी, मेर जाति। दिस मेर वर रिप्लेस्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म फॉलो करते थे, रिप्लेस्ड बाय हिंदू लीडर कल्ड छछ। ठीक है, मेयर को रिप्लेस किया छछ ने, और उसने ही हिंदू रूल एस्टेब्लिश किया। तो ऐसा देयर वाज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेयर एंड छछ आल्सो। देखिए, आपको साइड में ये फैक्ट पता होना चाहिए कि सिंध की हिस्ट्री लिखने के लिए जो सोर्स है दैट इज छछनामा। अगर ये क्वेश्चन आए छछनामा इज ए हिस्टोरिकल सोर्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ, और अगर ऑप्शन आए सिंध, यू हैव टू क्लिक सिंध। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो था। मोरओवर, सिंध का ये जो छछ का जो सक्सेसर था दाहिर, he had grown very unpopular by that point of time. So internal rift था already, plus external stimulus. अरब लोगों का महत्वाकांक्षा भी था, they wanted to invade Sindh। that led to the establishment of invasion of Sindh by Muhammad bin Qasim। हमने रीजंस भी पढ़ लिया अरब विक्ट्री का, कि अनपॉपुलर था दाहिर, और फिर इंटरनल रिफ्ट बिटवीन मेयर एंड द रूलर छछ। ठीक है, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में सॉर्ट ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट था। देखिए, हम लोग इसका इम्पैक्ट भी पढ़ना होगा हमें। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध? पॉलिटिकली इट इज नॉट a very significant event, क्योंकि सिर्फ सिंध तक ये लिमिटेड रह गया। दे कुड नॉट एनक्रोच इनटू द सब कॉन्टिनेंट, अंदर तक नहीं आ सके, वो सिंध में ही सिमट के रह गए। तो पॉलिटिकली वेरी इनसिग्निफिकेंट। लेकिन कुछ सोशल चेंजेस हुआ, जैसे मुस्लिम आक्रमण हुआ तो some Rajput tribes they started to perform, their women started to perform जोहर। ये सब सोशल चेंजेस तो आ रहा था। Moreover, बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर were taken to Arab where they were translated। ठीक है, तो
कल्चरली इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा रहा, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है. मोर ओवर इंडियन जो न्यूमारल्स था, इट वाज टेकन टू अरब, उधर इसको हिंसा बोलते थे, हिंसा, और वहां से यूरोप गया ये, तो इसको अरबिक बोलते हैं ये लोग. तो देखिए, अरब्स आर इंडेटेड टू इंडियंस, अगेन यूरोपियंस आर शोइंग देयर gratitude towards Arabs. So culturally it has some significance, but politically Qasim's rule was limited to Sindh. Now let's come to Mahmud of Ghazni. इसका जो इंडिया में एक्टिविटीज था मोस्टली 1000 AD टू 1027 AD था. इसने पहली आक्रमण जो भारत में किया वो था हिंदू शाही रूलर ऑफ उद्भांड पर. हिंदू शाही रूलर ऑफ उद्भांडपुर पे आक्रमण किया था. देखिए, गजनी को रोकने के लिए इंडियंस ने भी कुछ अलायंस बनाया था, जैसे परमार्स, चंडेलास, प्रतिहारास, और कश्मीर का भी एक क्वीन थी, क्वीन दिद्दा. They sort of formed an alliance to resist Mahmud of Ghazni, but unfortunately they could not. इसका मेन मोटिव यही था, लूट मचाना. इसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, तो दैट वाज हिज मोटिव. उसने पंजाब में थोड़ा बहुत रूल किया, लेकिन मेन पर्पस वाज टू यूज द रिसोर्सेस ऑफ इंडिया टू एक्सपांड हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया. तो दैट वाज मेनली महमूद ऑफ गजनी. ज्यादा कुछ इसका पढ़ने का नहीं है, बट महमूद ऑफ गजनी के साथ एक वेरी हाईली renowned intellectual came to India by the name of Abu Rehan al-Biruni. इसने बुक लिखा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है, किताबुल हिंद, भारत के बारे में. किताबुल हिंद लिखा इसने. किताबुल हिंद इज ए सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, कि अरब में क्या हो रहा था, इधर क्या हो रहा है. ही मेड ए कंपैरेटिव एनालिसिस. तो अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी, इंडियंस वर हाईली एडवांस्ड इन द एंशिएंट पीरियड, बट contemporary Indians were sort of uninterested in knowing the developments in the outside world. वो अपनी दुनिया में खोए हुए. उसने तारीफ की आर्यभट्ट और वराहमिहिर की, लेकिन he criticized ब्रह्मगुप्त for rejecting आर्यभट्ट. तो यही सब आपको जानना है किताबुल हिंद, अल-बिरूनी. नथिंग मच इज देयर टू गो इनटू डिटेल्स. अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मोहम्मद घोरी, घोरीज इन्वेशन. घोरीज इन्वेशन. लेट्स कम टू मोहम्मद घोरी. देखिए, पहली बार जब इंडिया में अटैक करने का ट्राई किया, इसने तो गुजरात की तरफ उसने देखा, लेकिन यहाँ पे इसको हार का सामना देखना पड़ा. किसने हराया? क्वीन नाइके ऑफ गुजरात डिफीटेड मोहम्मद घोरी. फिर उसने क्या कि पंजाब का रुख किया. पहले वेस्टर्न पंजाब में, आपको याद होगा, गजनी का जो सक्सेसर था उसको हराया. फिर ईस्टर्न पंजाब में जब आया, नाउ ही केम इन क्लैश विथ पृथ्वीराज चौहान. इसमें बैटल ऑफ तराइन हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट में घोरी फेल सीवियरली, सेकंड अटेम्प्ट में ही कुड सक्सीड, पृथ्वीराज चौहान को हराया. इन द मीन टाइम there's this Bakhtiyar Khalzi. He was trying to establish his supremacy over Bengal and Bihar. लेकिन जब देखा कि मोहम्मद घोरी पूरी तरह जीत चुका था पंजाब एंड अदर पार्ट्स, he surrendered before Ghori, and as such एकदम पंजाब से लेके इधर बंगाल तक जिसका प्रभुत्व स्थापित हुआ वो है मोहम्मद घोरी. But Ghori could not enjoy his rule for a longer period of time. On his return to Ghor, उसका अपना गृह प्रदेश जाने के वक्त,
1205 में एक ट्राइब था, खोखर ट्राइब पंजाब का, उन लोगों ने हत्या कर दिया गौरी की। गौरी की हत्या के बाद उसका कोई सक्सेसर सन नहीं था to succeed him. He had 3 slaves, very important slaves. So you can see that slaves had very important role in the Islamic society at that point of time. Number 1 is Yalduz, 2 is Kubacha, and then here we have Aibak, Qutbuddin Aibak. यल्दूस को गौर का प्रदेश मिला उधर सेंट्रल एशिया में, कोबाचा को मुल्तान मिला, आइबक को भारत मिला। बट अल्टीमेटली इन तीनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें the one person who came out victorious is Qutbuddin Aibak. That led to the establishment of Delhi Sultanate in the year 1206. And that was a brief overview कि कैसे सल्तनत एस्टेब्लिश हुआ ऐबक के अंदर। आगे की घटना हम जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जिसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में we'll read about Iltutmish and how he consolidated the empire and the newly formed the baby Delhi Sultanate from external aggression and how he consolidated the empire. अगर आपको अच्छा लगता है तो keep sharing these videos. Thank you for joining APSC Guru.